नमो नमः। संस्कृत निधि चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम कक्षा 7 के लिए निर्धारित संस्कृत पाठ्यपुस्तक बाल संस्कृत कणिका का एकादश पाठ पढ़ेंगे, अर्थात 11वां पाठ पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है मातृभूमये नमः, अर्थात मातृभूमि को नमस्कार है। तो इस पाठ में आपको इकारांत शब्दों का परिचय करवाया जाएगा। इकारांत अर्थात ह्रस्व इकारांत, जैसे कि यहाँ पर ये देखिए मातृभूमि, ये शब्द है मातृभूमये, यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति है। तो इसी का परिचय आपको इस पाठ में कराया गया है, इकारांत स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों प्रकार के। तो आज के वीडियो में हम इस पाठ का हिंदी अनुवाद भी देखेंगे और अभ्यास कार्य भी देखेंगे। इससे पिछले पाठों के वीडियोस यदि आप लोग देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिलेगा, वहां जाकर आप उसे देख सकते हैं। और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को। माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्याः, ये एक पंक्ति है जो अथर्ववेद से ली गई है। हमारे यहाँ 4 वेद माने जाते हैं, जिसमें चौथा वेद जो है वो अथर्ववेद है, और ये पंक्ति वहीं से ली गई है, जिसका अर्थ है माता भूमि, अर्थात माता जो भूमि है वो माता है। भूमि अर्थात ये पृथ्वी, तो ये जो धरती है वो माता है। अहम पृथिव्या पुत्रः, यहाँ पर पुत्रो अहम ये संधि है, जब हम इसे अलग अलग करेंगे तो पुत्रः अहम, तो पृथिव्या पुत्रः अहम। अहम जो है वो कर्ता पद है, मैं पृथिव्या पृथ्वी का पुत्रः पुत्र हूँ। अर्थात फिर से देखिए इस पंक्ति को कि धरती माता है, मैं पृथ्वी का पुत्र हूँ। ये अथर्ववेद की पंक्ति है। भारतम अस्माकं मातृभूमि, भारतम अर्थात भारत, जो ये देश है हमारा, भारत हमारी मातृभूमि है। भारतम भारत, अस्माकं हमारी, जननी माता है, वयम च पहले ले लेंगे, और हम सब एतस्य पुत्रः, हम सब इसके पुत्र हैं। एषः देशः, यह देश, एषः अर्थात यह देश, संसारस्य संसार का, सर्वश्रेष्ठः सबसे श्रेष्ठ, देशः अस्ति देश है, आदि कविना, आदि कवि, आदि कवि अर्थात जो सबसे पहले जो कवि माने गए हैं, आदि कविना, आदि कवि वाल्मीकिना, वाल्मीकि के द्वारा, आदि कवि वाल्मीकि के द्वारा जिन्होंने रामायण की रचना की थी, तो उनको आदि कवि माना जाता है, और रामायण को संस्कृत का आदि काव्य माना जाता है। आदि कवि के द्वारा, आदि कवि वाल्मीकि के द्वारा सत्यम एव कथितम, सत्य एव ही कथितम कहा गया है। क्या कहा गया है? ये पंक्ति हमें रामायण से प्राप्त होती है। जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, जननी अर्थात माता, जन्म भूमि अर्थात जहाँ पर हमने जन्म लिया है वो भूमि, तो जननी च जन्म भूमि, ये जो श है इसका विसर्ग हो जाता है जब हम इन दोनों शब्दों को अलग करेंगे। तो जननी अर्थात माता, च और जन्मभूमि अर्थात जन्मभूमि, जन्मभूमि अर्थात जहाँ हमने जन्म लिया है। तो माता और जन्मभूमि, स्वर्गात अपि, यहाँ पर भी संधि है, व्यंजन संधि, स्वर्गात द का त हो जाएगा, और अपि, स्वर्गात अर्थात स्वर्ग से, अपि भी, गरीयसी, गरीयसी अर्थात बढ़कर है। तो माता और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। भारतस्य उत्तर दिशायां, भारत के उत्तर दिशा में, पृथिव्या पृथ्वी के, मानदंडः, अब मानदंड क्या होता है? मानदंड के समान, यहाँ हिंदी अर्थ हम ये करेंगे, पर मानदंड क्या होगा कि नापने का एक डंडा, किसी चीज को नापना कि, तो जो पहले इस पंक्ति का अर्थ देखिए, फिर मैं आपको समझाती हूँ कि ऐसा क्यों कहा गया है। तो भारत की उत्तर दिशा में पृथ्वी के मानदंड के इव समान, नगाधिराजः, नगाधिराज पर्वतों का राजा, हिमालयः हिमालय,
स्थितः स्थित अस्ति है। तो जो भारत की उत्तर दिशा है, उत्तर अर्थात नॉर्थ जो साइड है, वो वहां पर पृथ्वी का मानदंड के समान, मानदंड अर्थात मापने का डंडा, नापने का डंडा, तो वहां से जो हिमालय है तो वहां तक हमारी सीमा है। तो वो जो हिमालय है वो एक मानदंड के समान है कि यहाँ तक भारत की सीमा है। तो उस हिमालय को हमने उत्तर दिशा में मानदंड मान लिया है। उसके आगे फिर दूसरे देशों की सीमा शुरू हो जाती है। तो भारत की सीमा उत्तर में हिमालय तक है, हम ऐसा कहते हैं। तो उत्तर दिशा में क्या है? पर्वतों का राजा हिमालय भारत के उत्तर में है। हिमेन आच्छादितः, हिमेन आच्छादितः अर्थात बर्फ से आच्छादितः ढका हुआ, एतस्य ये पर्वत श्रृंखला, पर्वत श्रृंखलाएं, बर्फ से ढकी हुई एतस्य ये पर्वत श्रृंखलाएं, देशस्य देश के मस्तके मस्तक पर राजमुकुटम इव, राजमुकुट के समान सुशोभिता सुशोभित संति हैं। तो इन जो श्रृंखलाएं हैं, हिमालय की जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, ये जो माउंटेन रेंज है उसको संस्कृत में पर्वत श्रृंखला कहा जाता है। तो जो हिमालय की जो पर्वत श्रृंखला है वो देश के मस्तक पर राज मुकुट के समान सुशोभित है। जिस प्रकार किसी राजा के सिर पर मुकुट सुशोभित होता है, उसी प्रकार भारत के जो देश है उसके मस्तक पर ये पर्वत श्रृंखलाएं राज मुकुट के समान सुशोभित हैं। भारतस्य अंके, भारतस्य भारत के अंके गोद में जलपूर्णः जल से भरी हुई, नद्यः नदियां क्रीडंती खेलती हैं, तासाम उनके जलई जल से भारत भूमि ही, भारत की जो भूमि है, भारत भूमि उर्वरा उपजाऊ शस्य श्यामला, शस्य श्यामला को क्या अर्थ होगा? हरी भरी, च अस्ति और है। तो च को हम उपजाऊ के बाद ले लेंगे। तो फिर से अर्थ देखिए इस पंक्ति का, उनके, उनके किनके? नदियों के। तो उनके जल से भारत भूमि उपजाऊ और हरी भरी अस्ति है। दक्षिण दिशायाम, दक्षिण दिशा में हिंद महासागरः, हिंद महासागर अर्थात जो इंडियन ओशियन है वो हिंदी संस्कृत में जिस उसे हिंद महासागर कहा जाता है। तो दक्षिण दिशा में हिंद महासागर, एतस्य, एतस्य कस्य? भारतस्य। तो हिंद महासागर इसके चरणों, चरणों दो के लिए आया है। पैर, चरण को, चरण किसे कहा जाता है? पैर को। तो दो पैर होते हैं तो चरणों द्विवचन का रूप है। पैरों को प्रक्षालयति, प्रक्षालन करता है अर्थात धोता है। तो दक्षिण दिशा में जो हिंद महासागर है उसकी स्थिति इस प्रकार से है कि जैसे ये भारत जो हमारी माता है, जो भूमि है, उसके पैरों को धोता है। इस तरह से उसकी स्थिति को बतलाया गया है। तो उत्तर में है नगाधिराज हिमालय, पर्वतों का राजा हिमालय, और दक्षिण दिशा में जो हिंद महासागर है वो ऐसा प्रतीत होता है जैसे इसके चरणों को धोता है। उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेः चैव दक्षिणम वर्ष तद भारती नाम भारती यत्र संततिः। अब इसका अर्थ देखिए, यत् अर्थात जो, समुद्रस्य समुद्र के, उत्तरम उत्तर में, यत् अर्थात जो, समुद्रस्य समुद्र के, उत्तरम उत्तर में, चैव, अब यहाँ पर देखिए चैव दो पद हैं, च एव, तो च को अलग कर लेंगे हम, और हिमाद्रेः दक्षिणम, और हिमालय के दक्षिणम दक्षिण में है, अर्थात जो हिंद महासागर है उसके तो उत्तर में है क्योंकि वो सागर नीचे है और भारत ऊपर की तरफ है, तो वो हो गया उत्तर अर्थात नॉर्थ में। और जो हिमालय की दक्षिण में है, हिमालय ऊपर हो गया तो भारत नीचे नीचे हो गया, तो नीचे की तरफ अर्थात दक्षिण में, साउथ में। तो जो समुद्र के तो उत्तर में है
और हिमालय के जो दक्षिण में अर्थात साउथ में है, तद उसे भारतीय नाम, उसे क्या कहते हैं, भारतवर्ष इस नाम से कहते हैं, भारतीय वर्ष नाम, उसे भारतवर्ष कहते हैं। यत्र जहाँ की संतति, संतान भारतीय अर्थात भारतीय है, जो भारत में जो पैदा हुआ है उसको हम क्या कहेंगे, भारतीय। तो इसका अर्थ आप देख लीजिए, मैंने हिंदी में भी लिखा है ताकि आपको परेशानी नहीं होगी। तो जो समुद्र के उत्तर में है और हिमालय के दक्षिण में है उसे भारतवर्ष कहते हैं, और जहाँ की संतति भारतीय कहलाती है, ये इसका अर्थ है। आगे देखिए, अस्माकं हमारे देशस्य, देश के हरित वनेषु, हरे वनों में, विविधाः अनेक, पशवः पशु, विचित्राः खगाः च को पहले ले लेंगे, और विचित्र खगाः पक्षी निवसन्ति निवास करते हैं। चंदन वृक्षाणाम, चंदन के जो वृक्ष हैं, चंदन किसको कहते हैं, सैंडल जो होता है उसको चंदन कहते हैं। तो चंदन वृक्षों की सुगंधित अर्थात खुशबूदार या सुगंधित वायु हवा भारतस्य, भारत की पावन भूमौ, पावन भूमि पर अर्थात पवित्र भूमि पर वहती बहती है। अस्मिन् देशे, इस देश में, प्रकृति ही अर्थात जो नेचर है, प्रकृति स्व अपने सर्वोत्तम रूपे, अपने सबसे सर्वश्रेष्ठ रूप में अस्ति है। वसंतः, अब यहाँ पर 6 ऋतुएं होती है तो उन्हीं ऋतुओं का नाम नीचे दिया गया है। वसंतः वसंत ऋतु, ग्रीष्मः ग्रीष्म ऋतु, वर्षा वर्षा ऋतु, शरद शरद ऋतु, शिशिरः शिशिर, हेमंतः च, और हेमंत ऋतु, हेमंत षट ऋतवः, ये 6 ऋतुएं एतम इस देशम देश को मनोरमम, मनोरम अर्थात सुंदर, कुर्वन्ति करती हैं अर्थात बनाती हैं। जनाः लोग, कश्मीर प्रदेशम, कश्मीर प्रदेश को, पृथिव्याः पृथ्वी का, स्वर्गम स्वर्ग, कथयन्ति कहते हैं। ऋषीणाम मुनीनाम, ऋषियों और मुनियों के, एतस्मिन् इस देशे देश में, वैज्ञानिकाः वैज्ञानिक, कवयः अनेक कवि, वीराः वीर, महत्यः नार्यः च को पहले ले लेंगे तो, और महत्यः नार्यः अर्थात महान नारियां अभवन हुई हैं। वेदाः वेद, जो 4 वेद हैं, ऋक यजु साम और अथर, ये चारों वेद, अत्र एव यहाँ ही, प्रकटिताः प्रकट अभवन हुए, अत्र यहाँ, अनेकाः अनेक, भाषाः भाषाएं, विविधाः अनेक, संस्कृतयः संस्कृतियाँ अर्थात कल्चर्स, विभिन्नाः अनेक, वेशभूषाः वेशभूषाएं, प्रचलिताः प्रचलित सन्ति हैं। तो यहाँ पर अनेक धर्मों के लोग रहते हैं, तो सबकी अपनी अपनी भाषा है, सबकी अलग अलग भाषा है। हम नॉर्थ में जाएंगे वहाँ की भाषा अलग है, हम साउथ में जाएंगे वहाँ की भाषा अलग है, वहाँ की संस्कृति अलग है, वहाँ की वेशभूषा अर्थात उनका पहनावा अलग है। तो एक ही देश है किंतु यहाँ अनेक प्रकार की विविधता हमको देखने को मिलती है। पुरा भारतम, प्राचीन भारत, व्यापारस्य व्यापार का, ज्ञानस्य ज्ञान का, विज्ञानस्य च पहले आ जाएगा, और विज्ञान का, केंद्रम आसीत केंद्र था, अद्यापि आज भी, भारतस्य वैज्ञानिका भारत के वैज्ञानिक, गणितज्ञाः गणितज्ञ अर्थात मैथमेटिशियंस, चिकित्सकाः चिकित्सक जो डॉक्टर्स हैं, कलाकाराः च और कलाकार, स्व स्व अपने अपने, क्षेत्रेषु क्षेत्रों में, श्रेष्ठाः सन्ति श्रेष्ठ हैं, ते वे सब,
संपूर्णे विश्वे, सारे विश्वे अर्थात संसार में, जन्मभूम्या, जन्मभूमि का, गौरवम, गौरव, वर्धयन्ति, बढ़ा रहे हैं। मातृभूमि है, मातृभूमि की, समृद्धये, समृद्धि के लिए, उन्नतये, उन्नति के लिए, हिताय, हित के लिए, रक्षणाय च, और रक्षा के लिए, वयम, हम सब, सर्वदा, सदा, कृत संकल्पा स्मः, कृत संकल्पा अर्थात संकल्पवान हो। मातृभूमये नमः, मातृभूमि को नमस्कार है। तो ये था इस पाठ का हिंदी अनुवाद। अब अभ्यास कार्य देखिए। पहला प्रश्न है शुद्धम उच्चारणम कुरुत। जो भी शब्द दिए गए हैं वे सभी हम हिंदी अनुवाद के समय पढ़ चुके हैं, तो आप वहां से उन्हें देख सकते हैं। अगला प्रश्न है शब्द रूपाणी पूरयत। शब्द रूपों की पूर्ण करना है आपको नीचे रिक्त स्थान में। तो ये इकारांत शब्द हैं। अब यहाँ पर आपको इकारांत स्त्रीलिंग दिया गया है, आगे अगली स्लाइड में आपको इकारांत पुल्लिंग मिलेगा। तो ह्रस्व इकारांत है ये, जिसमें पहला शब्द है मति। मति का प्रथमा विभक्ति में मति ही, मति, मतयः। आप इस किसी भी एक रूप को याद कर लीजिए। मति आप लोग याद कर लेंगे तो अन्य जो भी इकारांत स्त्रीलिंग शब्द हैं वो सभी आपको याद हो जाएंगे। पुल्लिंग में आप लोग मुनि का याद कर सकते हैं, तो पुल्लिंग मुनि का यदि आपने याद किया तो अन्य जितने भी पुल्लिंग के इकारांत रूप हैं वे सभी आपको याद हो जाएंगे। जैसे आप लोग राम के करते हैं तो बालक, नर, अध्यापक, इस तरह से सभी के उसके अनुसार चलते हैं। तो भूमि का द्वितीय विभक्ति में बनेगा भूमिम, भूमि, भूमि। नीति तृतीय विभक्ति नीत्या, नीतिभ्याम, नीतिभिः। उक्ति चतुर्थी विभक्ति उक्तयै, उक्तिभ्याम, उक्तिभ्यः। ये था इकारांत स्त्रीलिंग। अब देखिए इकारांत पुल्लिंग शब्द। मुनि पंचमी विभक्ति मुनेः, मुनिभ्याम, मुनिभ्यः। ऋषि षष्ठी विभक्ति ऋषेः, ऋषयोः, ऋषीणाम्। अग्नि सप्तमी विभक्ति अग्नौ, अग्नयोः, अग्निषु। रवि संबोधन हे रवे, हे रवि, हे रवयः। इस तरह से ये इकारांत शब्द हैं। अगला प्रश्न देखिए उचित पदई रिक्त स्थानानि पूरयत। नीचे कुछ पद दिए गए हैं, उनको आपको रिक्त स्थान में पूर्ण करना है। पहला है भारतस्य भूमि उर्वरा अस्ति। भारत की भूमि उपजाऊ है। अत्र अनेके ऋषयः अभवन्। यहाँ अनेक ऋषि हुए। रामः लक्ष्मणः च मुनेः शिक्षाम अविन्दताम्। राम और लक्ष्मण ने मुनि से शिक्षा प्राप्त की। रामायणम वाल्मीकि रचना अस्ति। रामायण वाल्मीकि की रचना है। अग्नौ सर्वम नश्यति। अग्नि में सब कुछ नष्ट हो जाता है। तो यहाँ देखिए जितने भी ये आपको पद दिए गए हैं ये सभी इकारांत शब्द हैं। वाल्मीकि, ऋषि, मुनि, अग्नि, भूमि। तो उन्हीं के अनुसार आपको उसके अभ्यास के लिए आपको ये एक्सरसाइज दी गई है। अगला प्रश्न देखिए उचिताम विभक्तिम प्रयुज्य वाक्यानि पूरयत। उचित विभक्ति का प्रयोग करके वाक्य को पूर्ण करना है। आपको वाक्य के आगे यहाँ पर शब्द दिए गए हैं, तो इन शब्दों का, ये भी देखिए इकारांत शब्द ही हैं, तो इन शब्दों का आपको उचित विभक्ति रूप बना करके रिक्त स्थान भरना है। भारते अनेकाः सन्ति। अब भारत में अनेक हैं तो संस्कृति दे दिया। अब अनेक संस्कृतियां हैं तो हमें संस्कृति का बहुवचन रूप लगाना होगा, तो संस्कृतयः। रवेः प्रकाशः अंधकारम नश्यति। सूर्य के प्रकाश से अंधकार नष्ट होता है। अभिज्ञान शाकुंतलम कवेः कालिदासस्य रचना अस्ति। अभिज्ञान शाकुंतलम कवि कालिदास की रचना है। वृक्षाः भूमौ तिष्ठन्ति। वृक्ष भूमि पर रहते हैं। मातृभूमये नमः। मातृभूमि को नमस्कार है। यहाँ पर देखिए हम बोलते तो को हैं, तो को के अनुसार तो कर्ता ने कर्म को द्वितीय विभक्ति लगनी चाहिए, किंतु आप सभी को पता होगा जो नमः है वो उपपद विभक्ति में आता है और नमः के युग में हमेशा चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ पर मातृभूमये में चतुर्थी विभक्ति है। अगला प्रश्न देखिए एक पदेन उत्तरतः। एक पद में उत्तर दीजिए। भारतम अस्माकं किम अस्ति। भारत हमारी क्या है, तो मातृभूमि ही। का अस्माकं जननी। हमारी जननी कौन है, भारतम।
भारते कति ऋतवः भवन्ति, भारत में कितनी ऋतुएं होती हैं? षट्। वेदाः कस्मिन् देशे प्रकटिताः अभवन्, भारत देशे। अगला प्रश्न है पूर्ण वाक्येन उत्तरतः, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। नगाधिराजः हिमालयः भारतस्य कस्यां दिशायां स्थितः अस्ति? नगाधिराज हिमालय भारत की कौन सी दिशा में है? तो नगाधिराजः हिमालयः भारतस्य उत्तरस्यां दिशायां स्थितः अस्ति। भारतस्य अंके काः खेलन्ति, भारत की गोद में क्या खेलती हैं? तो भारतस्य अंके जलपूर्णाः नद्यः खेलन्ति। देशस्य हरितवनेषु के वसन्ति, देश के हरे वनों में कौन रहते हैं? तो देशस्य हरितवनेषु विविधाः पशवः विचित्राः खगाः च वसन्ति। पुरा भारतम केषां केंद्रम आसीत्, प्राचीन भारत किसका केंद्र था? तो पुरा भारतम व्यापारस्य ज्ञानस्य विज्ञानस्य च केंद्रम आसीत्। जनाः कं प्रदेशं पृथिव्याः स्वर्गं कथयन्ति, लोग किस प्रदेश को पृथ्वी का स्वर्ग कहते हैं? जनाः कश्मीर प्रदेशं पृथिव्याः स्वर्गं कथयन्ति। अगला प्रश्न देखिए, पाठात विशेषण पदानि लिखत, पाठ से विशेषण पदों को लिखिए। यहाँ पर विशेष्य पद आपको दे दिए गए हैं और इनके जो विशेषण पद पाठ में आए हैं वो आपको लिखने हैं। तो सर्वश्रेष्ठः देशः, जलपूर्णाः नद्यः, विचित्राः खगाः, षट् ऋतवः, विविधाः संस्कृतयः। अगला प्रश्न, पाठात पर्यायान् चित्वा लिखत, पाठ से आपको पर्यायवाची शब्द चुन करके लिखने हैं कि इन शब्दों के लिए पाठ में कौन सा पर्याय शब्द आया है। जैसे सरिता नदी, तरुः वृक्षः, पृथ्वी धरा, समुद्रः सागरः, महिला नारी, माता जननी। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न, संस्कृतेन अनुवादम कुरुत, संस्कृत में अनुवाद करो। पहला वाक्य है छवि मेरी मित्र है, छवि मम मित्रम अस्ति। भारत महासागर की उत्तर दिशा में है, भारतः महासागरस्य उत्तर दिशायाम अस्ति। ऋषि मुनि मातृभूमि को नमस्कार करते हैं, ऋषयः मुनयः मातृभूमिं नमन्ति। हम सब भी मातृभूमि की रक्षा करें, वयम अपि मातृभूमेः रक्षां कुर्मः। हमारा देश श्रेष्ठ है, अस्माकं देशः श्रेष्ठः अस्ति। तो ये था इस पाठ का अभ्यास कार्य। तो आज हमने इस पाठ का हिंदी अनुवाद और अभ्यास कार्य दोनों देखा। यदि आपको पाठ से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं और प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। जयतु संस्कृतम।